इन 4 के साथ कोच गंभीर ने की नाइंसाफी, टीम इंडिया पर पहले टेस्ट में पड़ी भारी। पॉलिटिक्स 1, क्रिकेट लॉस्ट। स्क्वाड से लेकर प्लेइंग 11 तक गंभीर और गिल ने की सिर्फ और सिर्फ मनमानी। यार, भारतीय टीम को पहला मुकाबला हारना पड़ा है। हारना कुछ बड़े वजहों से पड़ा है, बड़े कारणों से पड़ा है। अगर मैं बात करूं पहले मुकाबले की, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम भारतीय टीम कमांडिंग पोजीशन में थी। कुछ गलतियां हुई, कुछ चूक हुई, हमने वो कमांड गवाया और मुकाबला हारे हैं। इतिहास इंग्लैंड ने रचकर दिखा दिया है। गंभीर और गिल, ये जो साझेदारी बनी थी इस श्रृंखला में पहली बार, वो मुंह की खाई है। और साफ तौर पे पता चल गया है कि भाई साहब, जो 4 मनमानी की गई, जो 4 अन्याय किए गए, नाइंसाफी की गई गंभीर द्वारा, वो भारतीय टीम पर पड़ी भारी है। और ये भी नेटिजन्स बताते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता हुआ नजर आ रहा है कि पॉलिटिक्स 1 एंड क्रिकेट लॉस्ट। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे कि कहां किसके साथ गंभीर ने अन्याय किया, गिल ने अन्याय किया, नाइंसाफी हुई। जिनको इस स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में होना चाहिए था वो नहीं है। अन्य खिलाड़ियों को तरहीज दिया गया, क्षमताओं को नहीं देखा गया, परखा गया, समझा गया। सिर्फ और सिर्फ अपनी चाहत के दम पर प्लेइंग 11 का निर्माण हुआ, स्क्वाड का निर्माण हुआ और फिर वो भारतीय टीम पर पहले टेस्ट मुकाबले में भारी पड़ गया। तो यही बात हो रही है कि ये जो अन्याय किए गए, ये जो जाति की गई, ये तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। क्रिकेट के जरिए, क्रिकेट के दृष्टिकोण से भारतीय टीम का चुनाव नहीं हुआ, जीत के दृष्टिकोण से नहीं चुना हुआ, जिस वजह से पॉलिटिक्स 1 एंड क्रिकेट लॉस्ट। अगर मैं बात करूं सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो है श्रेयस अय्यर। यार, क्या श्रेयस अय्यर इस भारतीय टीम के स्क्वाड में स्थान नहीं डिजर्व करते थे? क्या श्रेयस अय्यर के अंदर वो काबिलियत और मादा रिसेंट टाइम में नहीं देखा गया? जिस तरीके से वो T20 फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी में सुधार कर चुके हैं, क्या साई सुदर्शन T20 फॉर्मेट के बुनियाद पर जब चयन किए जा सकते हैं, तो श्रेयस अय्यर जो टेस्ट क्रिकेट खेले हुए हैं, हाल फिलहाल रणजी में उनका बेहतरीन प्रदर्शन था। आंकड़े भी रणजी के उनके बहुत बेहतर हैं साई सुदर्शन के तुलनात्मक दृष्टि से। तो फिर श्रेयस अय्यर क्यों नहीं और साई सुदर्शन कैसे? यही तो सवाल उठ रहा है यार। किस बुनियाद पर साई सुदर्शन और किस बुनियाद पर श्रेयस अय्यर नहीं? आपको चैंपियंस ट्रॉफी श्रेयस अय्यर जिता कर देते हैं, सबसे बेस्ट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर साबित होते हैं। और इधर बीच रिसेंट टाइम में तो श्रेयस अय्यर ने हर एक कठिन स्थितियों और कठिन परिस्थितियों में खूंटा गाड़ा है, दमखम दिखाया है, भारतीय टीम को मझधार से पार लगाया है, नया खेया है। वो जो कूलनेस, कामनेस, कंपोजर प्रेशर सिचुएशन में चाहिए है, वो श्रेयस अय्यर ने दिखाया। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड लाइमलाइट में रहा है। तो फिर श्रेयस अय्यर क्यों नहीं इस टीम में यार? क्या एकदम नई नवेली टीम ही आपको लेकर जानी थी? यही जिद थी? और ये जिद किस स्तर से सही थी? जब आपके पास श्रेयस अय्यर जैसा बेहतरीन मैच विनर खिलाड़ी था, जो अपने दम पर किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में टिक सकता था और मुकाबला आपके नाम कर सकता था। पहली जाति और बड़ी जाति, यहां मनमानी की गई श्रेयस अय्यर के को दरकिनार करके कि सिर्फ और सिर्फ यही जिद, यही हट कि हम नई नवेली टीम लेकर जाएंगे, हमारा वर्चस्व होना चाहिए टीम पर, एकाधिकार होना चाहिए और कोई आवाज ना उठा सके। ऐसी बातें सिर्फ और सिर्फ टीम के अहित में जाती हैं और गंभीर ऐसे श्रृंखला नहीं जीत सकते। अगर मैं बात करूं दूसरी मनमानी की, दूसरी नाइंसाफी की, तो सरफराज खान। यार, श्रेयस अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ी को आपने इग्नोर कर दिया। सरफराज खान तो बनते थे, चलिए वो युवा थे, उनके साथ तो आप मनमानी कर सकते थे, एकाधिकार कर सकते थे, लेकिन वहां सरफराज खान को इग्नोर किया गया। यहां पर भी प्रेफरेंसेस को ध्यान दिया गया कि नहीं, मुझे यही खिलाड़ी चाहिए, इसी के साथ मैं जाऊंगा और सरफराज नहीं चाहिए। सरफराज खान लगातार अभी डोमेस्टिक स्तर की बात करूं तो फिर शतक पर शतक ठोक रहे हैं। उससे पहले जाइए, इंग्लैंड के खिलाफ आप लेकर गए सरफराज को, वहां पर खिलाड़ी ने शतक ठोका, इंट्रा स्क्वाड में इस खिलाड़ी ने प्रदर्शन किया। तो फिर किस बुनियाद पर, क्या एक्सक्यूज देकर आपने सरफराज खान को बाहर किया? क्यों सरफराज खान इस स्क्वाड में नहीं है? सवाल उठ रहे हैं, बड़े उठ रहे हैं और साफ तौर पे पॉलिटिक्स की बू नजर आ रही है। अगर तीसरे खिलाड़ी की बात करूं तो वो प्लेइंग 11 चुनाव करते वक्त हुआ। प्रेफरेंसेस पहले से ही माइंडसेट तय था कि इसी खिलाड़ी को मौका देना है। यार क्यों? अभिमन्यु ईश्वरन ने क्या गुनाह किया है? क्या अभिमन्यु ईश्वरन होना गुनाह है? जो खिलाड़ी आपके साथ
पिछले कई श्रृंखलाओं से बना हुआ है। अक्सर जब भारतीय टीम सेना देशों में जाती है तो अभिमन्यु ईश्वरन बैकअप ओपनर के तौर पर रहते हैं, तो फिर नंबर 3 पर जब स्पॉट खाली हुआ आपका, तो अभिमन्यु ईश्वरन क्यों नहीं है प्लेइंग 11 में? सवाल उठ रहे हैं, बड़े उठ रहे हैं। डिजर्विंग कैंडिडेट अभिमन्यु ईश्वरन थे। अभी पहली श्रृंखला में तो साई सुदर्शन का चुनाव हुआ था। जैसे अभिमन्यु ईश्वरन ने 3-4 श्रृंखलाएं वेट की हैं, तो ऐसे साई सुदर्शन 1-2 मुकाबला वेट ही कर सकते थे। अभिमन्यु ईश्वरन लगातार श्रृंखलाएं दर श्रृंखलाएं भारतीय टीम के साथ ट्रेवल किए हुए हैं, और फिर जब मौका देने की बारी आई तो आपका प्रेफरेंस किसी और खिलाड़ी के ऊपर गया, दिल आपका किसी और खिलाड़ी पे आ गया, जिस कारण से अभिमन्यु ईश्वरन को आपने दरकिनार कर दिया। तो फिर एक्सक्यूज क्या है अभिमन्यु ईश्वरन को आप दे रहे होंगे? ये ड्रेसिंग रूम में गलत संदेश देता है यार। ये जो चयन किए जाते हैं प्रेफरेंसेस के दम पे कि मेरा प्रेफरेंस ये है, मैं इस खिलाड़ी को बैक करना चाहता हूं, और जो खिलाड़ी पहले से आपके टीम में चुना जा रहा है, लगातार कई श्रृंखलाओं से आपके साथ बना हुआ है, फिर निगेटिव पूरा माहौल ड्रेसिंग रूम का हो जाता है। चौथे खिलाड़ी की बात करें तो नीतीश रेड्डी। अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपके लिए बेहतरीन अगर कोई बल्लेबाज रहा लोअर मिडिल ऑर्डर में तो नीतीश रेड्डी रहे। आप प्रेस वार्ता में आते हैं, आप बोलते हैं कि हमारी जो बल्लेबाजी का कोलैप्स रहा वो हार का काड़ा रहा। गंभीर ने बताया कि जैसे हमने 41 रनों पर 7 विकेट गिराए, फिर 30 या 33 रनों तक 6 विकेट गिरा दी दोनों पारियों में, तो ये जो कोलैप्स रहा वो हार का काड़ा रहा। तो ये कोलैप्स क्यों हुआ? क्योंकि आपने शार्दुल ठाकुर को चुना है और ही इज गुड फॉर नथिंग। वो कुछ कर ही नहीं रहे यार, ना गेंदबाजी में ना बल्लेबाजी में, मतलब कुछ में आप शार्दुल ठाकुर पे विश्वास नहीं जता सकते ना बल्लेबाजी। जब वो करने आ रहे हैं तब आप कह सकते हैं चलिए ये मोहरा थाम सकते हैं, और कप्तान को खुद शार्दुल ठाकुर के गेंदबाजी पर भरोसा नहीं है। ये पूरे मुकाबले में यही समझा गया है। सिर्फ और सिर्फ एकदम परेशान हो जाते थे जब कोई विकल्प नहीं मौजूद होता था, जब कुछ नहीं सूझता था तो शार्दुल आता। यार इतना तो नीतीश रेड्डी भी कर सकते हैं। एक अच्छी गेंद नीतीश रेड्डी की भी विकेट दिला सकती है। नीतीश रेड्डी कम से कम ये तो आश्वासन देते आपको कि भाई साहब बल्लेबाजी से वो बेहतर प्रदर्शन करके जाते, एक बेहतरीन टेक्निकल बल्लेबाज वो नजर आए, टेक्निक वाइज सॉलिड थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शतक ठोका था, तो क्या आपने उनको संदेश भेजा कि शतक ठोकने के बाद भी हम आपको इग्नोर कर सकते हैं? ये मादा, ये काबिलियत है हमारे में। ये जो 4 नाइंसाफियां की गई हैं भारी पड़ी है भारतीय। ये पॉलिटिक्स की बू नजर आ रही है। श्रेयस अय्यर का चुनाव न करना, सरफराज का ना चुनाव करना, अभिमन्यु ईश्वरन को इग्नोर करना, शार्दुल ठाकुर का चुनाव करना, नीतीश रेड्डी को डिमोटिवेट कर देना। पहले टेस्ट मुकाबले में पीछे रहे हैं, एक तरफा तरीके से राज कर सकते थे, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या कुछ लगता है। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।